हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे एक्सप्लोजिव्स एक्ट जो कि 1884 का एक्ट है। स्टार्ट करना था सेक्शन नंबर 7 से। तो सेक्शन नंबर 7 है पावर टू मेक रूल्स कन्फरिंग पावर्स ऑफ इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, डिटेंशन एंड रिमूवल। तो यहाँ पे क्या है कि पावर दी जाती है, कन्फर की जाती है पावर यहाँ पे कि इंस्पेक्शन कर पाए, कोई भी सीजर, सर्च, डिटेंशन या रिमूवल किया जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ पे रूल्स बना के जो कि कंसिस्टेंट होंगे, मतलब इस एक्ट के अकॉर्डिंग होंगे, और ऑथराइज करेंगे किसी ऑफिसर को आइदर बाय नेम और वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस। या तो किसी को नेम से डेजिग्नेट किया जाता है तो उस वैसे, या फिर जो ऑफिस वो होल्ड करता है उसके नेम से, कि वो क्या कर पाएगा। सबसे पहले वो एंटर कर पाएगा, इंस्पेक्ट कर पाएगा, एग्जामिन कर पाएगा किसी भी प्लेस को, एयरक्राफ्ट को, कैरेज को और वेसल को, इन विच एक्सप्लोजिव इज बीइंग मैन्युफैक्चर, जहाँ पे एक्सप्लोजिव्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है या फिर पोजीशन में रखा जाता है या यूज किया जाता है या सोल्ड किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। और अंडर मतलब और लाइसेंस जहाँ पे ग्रांट, मतलब अंडर लाइसेंस ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट, जिसको भी यहाँ पे लाइसेंस जहाँ पे ग्रांट किया गया है। और जहाँ पे ये रीजन टू बिलीव है कि एक्सप्लोजिव जो है वहाँ पे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, पजेस किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, सोल किए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह किया जाता है उनका, जो कि कॉन्ट्रवेंशन कर रहे हैं इस एक्ट का, और रूल्स जो यहाँ पे बनाए गए हैं उनका भी, मतलब कॉन्ट्रवेंशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर्च कर सकते, मतलब बी यहाँ पे लिखा हुआ है तो बी टू सर्च एक्सप्लोजिव देयर इन, तो उधर पे एक्सप्लोजिव को सर्च भी किया जा सकता है। सी है उनका सैंपल्स भी लिया जा सकता है, टेक सैंपल्स ऑफ एनी एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव का जो सैंपल्स हैं वो लिए जा सकते हैं जो भी वहाँ पे फाउंड होते हैं, ऑन पेमेंट ऑफ वैल्यू देयर ऑफ, तो उनकी पेमेंट ऑफ वैल्यू करके जो भी है उसको सर्च, मतलब सैंपल ले आ सकते हैं उन एक्सप्लोजिव के जो वहाँ फाउंड होते हैं। डी है वहाँ पे सीज भी कर सकते हैं, उनको डिटेन कर सकते हैं, मतलब सीज करके अपने पास रख सकते हैं वो लोग। रिमूव भी कर सकते हैं, मतलब वहां से हटा सकते हैं एक्सप्लोजिव को, एनी एक्सप्लोजिव जो भी है यहाँ पे, या इंग्रेडिएंट जो भी उसके फाउंड होते हैं, मतलब जिनसे वो एक्सप्लोजिव बनाए जाते हैं। और अगर उनको नेसेसरी लगता है तो वो साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं उन एक्सप्लोजिव्स को या इंग्रेडिएंट्स को उनके। और जो प्रोविजंस हैं यहाँ पे सीआरपीसी के रिलेटेड टू सर्च अंडर दैट कोड, वो एप्लीकेबल होंगे। शैल अप्लाई टू सर्चेज ऑफ ऑफिसर्स ऑथराइज्ड बाय रूल्स अंडर दिस सेक्शन। तो जो भी सेक्शंस यहाँ पे हैं अंडर, मतलब जो भी प्रोविजंस है अंडर सीआरपीसी के, जो सर्च से रिलेटेड है अंडर सीआरपीसी में, वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। जो कि सर्च यहाँ पे ऑथराइज ऑफिसर कर रहे हैं, रूल जो भी यहाँ पे बनाए गए सेक्शन के अंडर, वो वैसे ही एप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब सीआरपीसी का प्रोसीजर। सेक्शन नंबर 8 है नोटिस ऑफ एक्सीडेंट्स। सो वेन एवर देयर ऑकर्स इन और अबाउट और इन कनेक्शन विद एनी प्लेस, मतलब किसी भी जगह पे जब भी कुछ ऑकर होता है या तो होने वाला है, हो चुका है, किसी कनेक्शन विद से ले, मतलब उससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ है जो पे एक्सप्लोसिव को मैन्युफैक्चर किया जा रहा था, पोजेस किया गया था, यूज कर रहे हैं। तो जहाँ पे भी जो एयरक्राफ्ट है, कैरेज है, वेसल है, या तो वो या तो कैरी कर रहे हैं उन एक्सप्लोजिव को, मतलब कन्वे कर रहे हैं एक्सप्लोजिव को, ऑन और फ्रॉम एक्सप्लोजिव इज बीइंग लोडेड, यहाँ पे या तो मतलब जो एक्सप्लोजिव हैं उनको क्या हो रहा है कि यहाँ पे कन्वे किया जा रहा है एक प्लेस से दूसरी जगह पर, या फिर कहीं पे भी एक्सप्लोजिव को लोड किया जा रहा है, अनलोड किया जा रहा है, और कोई भी एक्सीडेंट हुआ है एक्सपोजिशन होके, मतलब ब्लास्ट वगैरह होके, एक्सप्लोड होके, और बाय फायर अटेंडेड विद द लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, और किसी भी तरीके से आग वगैरह लगी है जिसके कारण क्या हुआ, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ हुआ है, या फिर सीरियस इंजरी हुई है किसी पर्सन को, सीरियस इंजरी टू पर्सन लिखा हुआ है, और किसी प्रॉपर्टी को। और डिस्क्रिप्शन यूजुअली अटेंडेड विद द लॉस और इंजरी, और किसी ऐसे तरह कई मतलब डिस्क्रिप्शन यूजुअली अटेंडेड विद द लॉस ऑफ सच लॉस, इंजरी और ऑक्यूपायर ऑफ द प्लेस। तो मतलब जिस तरीके से कुछ भी तरीके का ऐसा डिस्क्रिप्शन, जैसे यूजुअली ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके का लॉस हुआ है और इंजरी हुई है, तो जो ऑक्यूपायर है उस प्लेस का, जैसे कि मतलब ऑक्यूपायर ऑफ द प्लेस हो सकता है, या फिर जो मास्टर है उस एयरक्राफ्ट का, वेसल का जिसमें आग लगी है, या कोई भी अदर पर्सन है जो इंचार्ज था उस कैरेज का। तो एज द केस में भी वो क्या करेगा, शैल विद इन सच टाइम एंड सच मैनर एज मे रूल में प्रिस्क्राइब गिव नोटिस। तो उसको, उस आदमी को, मतलब जो भी उसका कौन कौन सा, या तो वो ऑक्यूपायर जिस प्लेस में आग लगी, या तो जो मास्टर था ये क्राफ्ट या वेसल का, या कोई अदर पर्सन जो कि इंचार्ज था उस कैरेज से रिलेटेड, वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस मैनर में जैसा कि प्रिस्क्राइब्ड है नोटिस देगा देयर ऑफ।
ऑफ द अटेंडेंट लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि वो ह्यूमन लाइफ के लॉस के बारे में बताएगा या पर्सनल इंजरी के बारे में बताएगा, किसी भी जो भी हुई है इफ एनी। किसको बताएगा? तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव्स को बताएगा, एंड टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। तो किस किस को बता सकता है? दोनों को बताना पड़ेगा, एंड लिखा हुआ है और नहीं लिखा हुआ है। तो उसको ये इन्फॉर्मेशन किसको देना पड़ेगी? उसको चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव को दे सकता है, मतलब देगा ही, एंड साथ ही साथ उसको ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को देना पड़ेगी। तो सेक्शन नंबर 9 है यहाँ पे, इंक्वायरी इनटू एक्सीडेंट। तो जब भी यहाँ पे कोई एक्सीडेंट है जिसको रेफर किया गया है सेक्शन 8 में, वो अकर होता है और अबाउट टू अकर होता है, मतलब जो भी किसी प्लेस से रिलेटेड है, मतलब किसी प्लेस से कनेक्टेड है, एयरक्राफ्ट कैरिज या वैसल से कनेक्टेड है, और अगर वो क्या है, किसी कंट्रोल में है, मतलब अगर कंट्रोल में है, किसके अंडर कंट्रोल ऑफ एनी आर्म फोर्सेस ऑफ यूनियन के में है, तो जो भी इंक्वायरी वगैरह होगी उससे रिलेटेड, उस एक्सीडेंट वगैरह से रिलेटेड, वो किसके द्वारा की जाएगी? तो नेवल, मिलिट्री और एयरफोर्स जो कि अथॉरिटी कंसर्न है उनके थ्रू होगी वो। मतलब अगर जो एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ है जिसके बारे में बात कर रहे थे सेक्शन 8 में, वो कहाँ पे हुआ है? किसी प्लेस, कैरेज, एयरक्राफ्ट या वेसल में हुआ है, तो वो, और वो जिस जगह पे हुआ है वो कंट्रोल था आर्म फोर्सेस ऑफ यूनियन के में, तो उसकी जो इंक्वायरी होगी एक्सीडेंट की, वो कौन करेगा? तो नेवल, मिलिट्री या एयरफोर्स वगैरह, जिनके जिनके यहाँ पे ये जो भी ऑफेंस हुआ है या फिर मतलब जो भी हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ है, वो इंक्वायरी करेंगे। और वेयर एनी सच एक्सीडेंट ऑकर्स इन अदर सर्कमटेंसेस, अगर अदर सर्कमटेंसेस में ऑकर हुआ है तो डीएम जो है, shall in cases attended by loss of human life or as the case may other case hold direct magistrate subordinate to him to hold such inquiry। तो क्या हुआ कि अगर अदर प्लेस पे एक्सीडेंट हुआ है तो सबसे पहले डीएम करेंगे, मतलब डीएम उसके बारे में इंक्वायरी वगैरह करेंगे, जहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है कि लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ हुआ है। और अगर कोई अदर केस है तो यहाँ पे जो होल्ड करने के लिए, मतलब यहाँ पे जो इंक्वायरी होल्ड और डायरेक्ट करने के लिए मजिस्ट्रेट अपने सबऑर्डिनेट को भी कह सकते हैं कि वो इंक्वायरी करें। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी हादसा आर्म फोर्सेस ऑफ यूनियन के अंडर जो एयरक्राफ्ट वेसल या कैरिस्ट हाउस में हुआ है, किसी प्लेस में हुआ है, तो उसकी इंक्वायरी कौन करेगा? नेवल, मिलिट्री और एयरफोर्स वाले, जिनके अंडर में वो चीज थी, वही लोग करेंगे। फिर दूसरी बात है, अगर कोई अदर एक्सीडेंट हुआ है लेकिन जिसमें लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ हुआ है, तो उसके लिए कौन, उसकी इंक्वायरी कौन करेगा? तो डीएम करेगा। और अगर कोई अदर केस है तो यहाँ पे वो डीएम जो है वो मतलब वो अपने सबॉर्डिनेट को भी कह सकते हैं कि वो यहाँ पे होल्ड करे इंक्वायरी। फिर उसके बाद सबसेक्शन 2 है कि कोई पर्सन अगर होल्ड कर रहा है इंक्वायरी, तो उसके पास पावर होगी मैजिस्ट्रेट की, जो कि होल्ड करते टाइम इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट के पास होती है सीआरपीसी में, और वो एक्सरसाइज कर पाएगा सारी पावर्स जो कि कन्फर की गई ऑफिसर्स को, रूल्स, मतलब ऑफिसर को रूल्स के द्वारा, सेक्शन 7 में, एज ही में थिंक फिट नेसेसरी और एक्सपीडिएंट टू एक्सरसाइज फॉर द पर्पस ऑफ द इंक्वायरी। तो यहाँ पे जो पर्सन यहाँ पे होल्ड कर रहा है इंक्वायरी, उसको सारी मैजिस्ट्रेट की पावर होंगी जो सीआरपीसी में मैजिस्ट्रेट के पास होती है जब वो इंक्वायरी करता है। और जो भी पर्सन यहाँ पे इंक्वायरी कर रहा है उसको कौन सी पावर्स होंगी? सारी पावर्स होंगी जो कि किसी ऑफिसर को रूल्स के द्वारा दी गई सेक्शन 7 में, जो कि उनको नेसेसरी लगता है, एक्सपीडिएंट लगता है एक्सरसाइज करने के लिए पावर को इंक्वायरी में, तो करेंगे। उसके बाद जो भी पर्सन यहाँ पे इंक्वायरी होल्ड करता है वो यहाँ पे एक रिपोर्ट बनाएगा, शैल मेक अ रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को वो यहाँ पे एक रिपोर्ट बना के देगा, जो भी पर्सन यहाँ पे इंक्वायरी कर रहा है, और उसमें स्टेट करेगा कॉजेस की, किन कॉजेस, किस सरकमटेंसेस में एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, मतलब क्या एक्सीडेंट हुआ और क्या सरकमटेंसेस थे, ये सारी चीजों की वो रिपोर्ट बनाएगा। अब सब सेक्शन 4 में है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पे रूल्स बना के रेगुलेट कर सकती है प्रोसीजर की, किस तरीके से इंक्वायरी की जाएगी इस सेक्शन में, और एनेबल करेगी वो यहाँ पे चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव को कि वो यहाँ पे प्रेजेंट रहे, टू बी प्रेजेंट और रिप्रेजेंटेड बाय एनी सच इंक्वायरी। तो वो इंक्वायरी में प्रेजेंट रहेंगे और रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं किसी इंक्वायरी में। तो सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोसीजर बनाएगी कि किस तरीके से रेगुलेट किया जाएगा उनकी इंक्वायरीज को। दूसरा, वो चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव को बोलेंगे कि वो प्रेजेंट रहेगा या रिप्रेजेंट करेगा
उस इंक्वायरी में, और परमिट कर सकते हैं चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव को या उसके रिप्रेजेंटेटिव्स को कि वो एग्जामिन करेगा विटनेसेस को इंक्वायरी के दौरान। और प्रोवाइड दैट में लिखा हुआ है वेयर द चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव। तो जो भी चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव है, अगर वो प्रेजेंट नहीं है और ना ही वो रिप्रेजेंटेड हो रहे हैं उस इंक्वायरी में, तो रिपोर्ट ऑफ द प्रोसीडिंग देयर ऑफ शैल बी सेंड टू हिम। तो सपोज करिए कि वहां पे चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव था, वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ और ना ही रिप्रेजेंटेड हुआ एट द टाइम ऑफ इंक्वायरी, तो जो रिपोर्ट वगैरह बनाई जा रही है वो इनको भी दी जाएगी। तो रिपोर्ट ऑफ द प्रोसीडिंग देयर ऑफ शैल बी सेंड टू हिम, तो उनको भी दी जाएगी रिपोर्ट वगैरह। और ऊपर से यहाँ पे क्या है, प्रिस्क्राइब किया जा सकता है मैनर की किस टाइम में, मतलब कि मैनर किस मैनर में, मतलब किस तरीके से दी जाएगी, किस टाइम पीरियड में दिया जाएगा नोटिस, जो कि रेफर किए गए हैं सेक्शन 8 में। मतलब सेक्शन 8 में क्या था कि उनको वो इन्फॉर्मेशन वगैरह देना थी कि किस तरीके से एक्सीडेंट वगैरह हुए। अब उसका भी यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया जा सकता है मैनर, कि किस तरीके से उनको वो चीज की इन्फॉर्मेशन देना है, किस टाइम पीरियड में देना है, जो कि रेफर की गई है सेक्शन 8 में, किस तरीके से दी जाएगी। सेक्शन नंबर 9 ये है इंक्वायरी इनटू मोर सीरियस एक्सीडेंट। तो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वेयर इट इज ऑफ ओपिनियन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जब भी यहाँ पे ओपिनियन है कि वेदर और नॉट इट हैज रिसीव द रिपोर्ट ऑफ एन इंक्वायरी अंडर सेक्शन 9, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का जब भी ओपिनियन है, भले ही उनको रिपोर्ट मिली हुई है इंक्वायरी की सेक्शन 9 की या नहीं भी मिली है, और उनको लगता है कि इंक्वायरी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है दैट एन इंक्वायरी और मोर फॉर्मल कैरेक्टर शुड बी हेल्ड इनटू द कॉजेज ऑफ एन एक्सीडेंट, मतलब ज्यादा देखभाल जरूरी है कि किस तरीके से, मतलब इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ, ज्यादा फॉर्मल कैरेक्टर का उनको लगता है। तो शुड बी हेल्ड इनटू द कॉज ऑफ एन एक्सीडेंट सच एज रिफर्ड इन टू इन सेक्शन 8। तो वो अपॉइंट करेंगे यहाँ पे चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव को और अदर कॉम्पिटेंट पर्सन को, जो कि होल्ड करेंगे वो इंक्वायरी। और वो अपॉइंट कर सकते हैं वन और मोर पर्सन को, जो जिनके पास यहाँ पे लीगल या स्पेशल नॉलेज है, जो उनके एसेसर्स की तरह एक्ट करेंगे, मतलब उनको एक तरीके से असिस्ट करेंगे इन सच इंक्वायरी। तो क्या है, सीधी सी बात है, मैं ना ही नहीं बताता हूँ कि अगर मोर सीरियस एक्सीडेंट कुछ हुए हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या लगता है, उनका ओपिनियन है, अगर उनको रिपोर्ट भली मिली हो इंक्वायरी की जो सेक्शन 9 में की गई है नहीं मिली, उसके बाद भी उनको लगता है कि ये ज्यादा फॉर्मल कैरेक्टर की इंक्वायरी होना चाहिए, तो वो यहाँ पे क्या करेंगे कि वो एक्सीडेंट जो भी है उसको, जो भी सेक्शन 8 में एक्सीडेंट हुआ उसके लिए वो यहाँ पे अपॉइंट कर देंगे एक चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव को और अदर कॉम्पिटेंट पर्सन को, कि वो यहाँ पे इंक्वायरी होल्ड करें। और वो अपॉइंट करेंगे वन और मोर पर्सन को भी, जो उनके पास यहाँ पे लीगल या स्पेशल नॉलेज होगा, जो एक्ट करेंगे एज एक्सेसर, मतलब जो उनकी हेल्प करने के लिए रहेंगे इस इंक्वायरी में। उसके बाद लिखा हुआ है कि वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर्स एन इंक्वायरी अंडर दिस सेक्शन, जब भी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर करती है इस सेक्शन में इंक्वायरी, तो इट में डायरेक्ट दैट एनी इंक्वायरी अंडर सेक्शन 9 इज पेंडिंग एट दैट टाइम शैल बी डिसकंटिन्यू। तो जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऑर्डर कर दिया इंक्वायरी करने का सेक्शन में, तो वो और साथ ही साथ ये डायरेक्ट कर देंगी कोई अदर इंक्वायरी जो चल रही है सेक्शन 9 में पेंडिंग है, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाए। फिर सब सेक्शन 3 है कि जो भी पर्सन अपॉइंट किया गया यहाँ पे होल्ड करने के लिए इंक्वायरी वगैरह, उसको पावर होगी सिविल कोर्ट की, सीपीसी में जो रहती है सिविल कोर्ट के पास पावर, फॉर द पर्पस ऑफ, और क्या है, जैसा हम हमेशा ही पढ़ते आए हैं, हमेशा बहुत कॉमन सेक्शन होता है कि वो अटेंडेंस करा सकते हैं विटनेसेस की, कंपील करा सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को या मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को, और जो भी पर्सन रिक्वायर्ड है उनको वो यहाँ पे उन पर्सन को, मतलब जो भी पर्सन यहाँ पे रिक्वायर्ड बाय सच पर्सन है उनको बोल सकते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन वगैरह दें, जो भी उनको लीगली बाउंड है वो देने के लिए, जो कि सेक्शन 176 ऑफ आईपीसी भी यही बताता है कि जो पर्सन बाउंड है, अगर वो ओमिट कर देते हैं वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो उनके ऊपर वो एप्लीकेबल हो जाता है। मतलब जो पर्सन बाउंड थे, जिनके पास कोई इन्फॉर्मेशन थी और उनको वो लीगली बाउंड थे कि उनको वो इन्फॉर्मेशन देना है, और वो ओमिशन करते हैं, तो 176 आईपीसी एप्लीकेबल हो जाता है। फिर जो भी पर्सन यहाँ पे होल्ड कर रहा है इंक्वायरी सेक्शन में एक्सरसाइज कर सकता है पावर जो भी कन्फर है किसी ऑफिसर्स को, जो भी ऑफिसर बाय रूल्स जो भी अंडर सेक्शन 7 में,
मतलब यहाँ पे जो भी पर्सन यहाँ पे इंक्वायरी वगैरह होल्ड कर रहे हैं उनके पास वही पावर होगी जो किसी ऑफिसर्स को दी गई है रूल्स बना के सेक्शन 7 में। और जो भी उनको नेसेसरी लगता है कि एक्सपीडिएंट होंगी एक्सरसाइज करने के लिए वो पर्पज ऑफ इंक्वायरी को, तो उसके लिए वो कर सकते हैं। उसके लिए मतलब वो पावर का यूज कर सकते हैं। फिर जहाँ पे पर्सन यहाँ पे होल्ड कर रहा है इंक्वायरी सेक्शन में, वो यहाँ पे एक रिपोर्ट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और उसमें स्टेट करेगा कॉजेस ऑफ एक्सीडेंट। तो जो भी पर्सन यहाँ पे इंक्वायरी वगैरह होल्ड करते हैं वो यहाँ पे एक रिपोर्ट बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे और उसमें वो बताएंगे कि स्टेट करेंगे सबसे पहले कि कॉजेस ऑफ एक्सीडेंट क्या थे, मतलब क्यों यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, क्या कारण थे जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ। और सरकमटेंसेस बताएंगे कि क्या सरकमटेंसेस थे जिन कारण वो हुआ। और साथ ही साथ वो अपने एडिटिंग एनी ऑब्जर्वेशन, वो अपनी ऑब्जर्वेशन को भी उसमें ऐड करेंगे विच ही और एनी ऑफ हिज एक्सेसर, मतलब या तो उनको या उनके जो हेल्प करने वाले एक्सेसर थे, मतलब एक्सेसर्स थे उनको लगता है जो वो उस तरीके से वो अपना ऑब्जर्वेशन वगैरह भी ऐड करके देंगे उस रिपोर्ट में। जो भी उनको ठीक लगता है वो करेंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उस रिपोर्ट को क्या करेगी, कब पब्लिश कर देगी, मतलब एवरी रिपोर्ट सो मेड बी पब्लिश्ड एट सच टाइम एंड इन सच मैनर थिंक फिट, जिस टाइम से जिस तरीके से उनको ठीक लगे उस तरीके से वो करेंगे। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पे रूल्स बना सकता है रिलेटेड टू प्रोसीजर्स एट इंक्वायरी अंडर दिस सेक्शन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ पे रूल बना सकता है रिलेटेड टू प्रोसीजर एट इंक्वायरीज वगैरह के लिए अंडर दिस सेक्शन में। फिर सेक्शन नंबर 9 भी है पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। तो अभी तक इस वाले एक्ट में पनिशमेंट्स के बारे में हमने ज्यादा बात नहीं की, मतलब पनिशमेंट नहीं आई थी अभी तक। अभी पहला सेक्शन है 9 भी, तो याद रखिएगा कि पनिशमेंट्स के बारे में बात करता है। तो सबसे पहले अगर यह है कि किसी पर्सन ने यहाँ पे कॉन्ट्रीवेंशन किया है किसी रूल्स का जो भी यहाँ पे मेड किए गए अंडर सेक्शन 5 में, और कंडीशन ऑफ लाइसेंस जिनके ऊपर वो लाइसेंस ग्रांट किया गया था, उसको अगर करके वो किसी तरीके का मैन्युफैक्चर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है एक्सप्लोसिव का, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी फॉर अ टर्म जो कि 3 ईयर्स तक की होगी। और फाइन उसको लगेगा 5,000 रुपीज तक का, या दोनों। तो अगर वो मैन्युफैक्चर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहा है तो कितनी पनिशमेंट मिल रही है याद रखिएगा, तो उसको मिल रही है यहाँ पे 3 ईयर्स की पनिशमेंट, और फाइन लग रहा है उसको 3,000 रुपीज की, सॉरी 5,000 रुपीज का। 3 ईयर्स की पनिशमेंट, 5,000 रुपीज का फाइन, या दोनों। फिर उसके बाद अगर वो सिर्फ पोजेशन में रख रहा है, यूज कर रहा है, सेल कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है किसी एक्सप्लोसिव का, तो उसको पनिशमेंट मिलेगा इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म जो कि 2 ईयर्स का होगा। मतलब यहाँ पे 3 था, 3 का 2 हो गया क्योंकि थोड़ा लेस सीरियस किया है। यहाँ पे मैन्युफैक्चर वगैरह कर रहा था, यहाँ तो केवल अपने पोजेशन में रख के सेल कर रहा है या यूज कर रहा है उन एक्सप्लोसिव को, तो सिर्फ 2 ईयर्स का मिलेगा और फाइन लगेगा 3,000 रुपीज का, या दोनों का। और अगर कोई अदर केस है तो उसमें जो फाइन होगा वो केवल लगेगा, यहाँ पे फाइन एक्सटेंड हो सकता है 1,000 रुपीज तक का, मतलब कोई अदर केस है तो फाइन उसमें लगेगा केवल 1,000 रुपीज तक का। फिर लिखा हुएवर इन कॉन्ट्रीवेंशन ऑफ नोटिफिकेशन जो भी इशू की गई है सेक्शन 6 में। सेक्शन 6 क्या था? सेक्शन 6 था, बता देता हूँ मैं, 1 मिनट, मैंने यही पे लिख लिया है। तो सेक्शन 6 था कि यहाँ पे पावर फॉर गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट स्पेशली डेंजरस एक्सप्लोसिव। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थी कि वो स्पेशली इनको डेंजरस एक्सप्लोसिव जो लगते हैं उनको प्रोहिबिट करते हैं। तो यहाँ पे किसी ने भी अगर कॉन्ट्रीवेंशन किया उस नोटिफिकेशन का जो भी इशू की गई थी सेक्शन 6 में, जो मैंने आपको बता दिया, उसके अलावा वो क्या कर रहा है, उसी का मतलब मैन्युफैक्चर पोजेशन, मतलब मैन्युफैक्चर कर रहा है या पोजेस कर रहा है या इंपोर्ट कर रहा है एक्सप्लोसिव को, तो उसको पनिशमेंट होगी जो कि इम्प्रिजनमेंट मिलेगा फॉर अ टर्म जो कि एक्सटेंड हो सकता है 3 ईयर्स तक का, और फाइन लगेगा 5,000 रुपीज, और विद बोथ। तो या तो उसको 3 साल की सजा होगी या 5,000 रुपए का फाइन लगेगा, दोनों, जैसा कि हमने बिल्कुल फर्स्ट पनिशमेंट में पढ़ा था, मतलब 9B के क्लॉज एक ही जो पनिशमेंट थी उसमें पढ़ा था, वही यहाँ पे लगेगा। एंड इन केस इम्पोर्टेशन, अगर वो अब यहाँ पे क्या है, लेकिन एंड इन केस ऑफ इम्पोर्टेशन बाय वाटर, अब कोई पर्सन यहाँ पे वाटर के थ्रू इम्पोर्ट कर रहा है या ओनर या मास्टर है किसी वेसल का, और इन केस ऑफ इम्पोर्टेशन बाय एयर, अगर वो इम्पोर्ट कर रहा है किसी एयर के थ्रू, तो जो भी ओनर एंड मास्टर होगा उस एयरक्राफ्ट का जिसमें भी एक्सप्लोसिव को इम्पोर्ट वगैरह किया जा रहा था, तो जब तक उसके पास कोई रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं होता, मतलब वो रीजनेबल एक्सक्यूज जब तक नहीं बता देता, तब तक जो वो पर्सन होगा वो शैल बी पनिशेबल विद फाइन जो कि 5,000 रुपीज का होगा।
मतलब ये जो मैन्युफैक्चर वगैरह कर रहे थे उसके कॉन्ट्रवेंशन करके वो ठीक है, उसका तो अलग से पनिशमेंट है। फिर अगर उसका इम्पोर्ट किया जा रहा था, मतलब उसको लाया जा रहा था कहीं से, तो लाए जाने के कारण यहाँ पे अगर कोई भी इम्पोर्ट कर रहा था वाटर के थ्रू, तो जो भी उसका मास्टर होगा, ओनर होगा उस वेसल का, एयर के थ्रू किया जा रहा था, तो एयरक्राफ्ट का जो भी मास्टर होगा, तो उनको क्या लगेगा, एक जब तक वो रीजनेबल कॉस्ट शो नहीं कर देते तब तक मतलब अगर वो रीजनेबल कॉस्ट शो नहीं कर पाते तो उनको कितनी पनिशमेंट लगेगी, 5,000 रुपीज का फाइन अलग से लगेगा। फिर लिखा है whoever manufacture sells transport import export or possess any explosive in contravention to the provision of clause A of section 6A। अब सेक्शन 6A बहुत बड़ा था, इसमें क्या था कि कोई पर्सन था जिसकी एज 18 ईयर्स से कम थी, या जो अनसाउंड माइंड का था, या जिसको बॉन्ड वगैरह एग्जीक्यूट करने के लिए बोला था सेक्शन नंबर, सॉरी चैप्टर नंबर 8 ऑफ सीआरपीसी में, या फिर जिसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया था तो उसके 7 साल वो कोई मतलब उसके 5 साल तक जब भी उसका लाइसेंस का कैंसिल हुआ था तब तक वो यहाँ पे ये चीजें नहीं कर सकता था, मैन्युफैक्चर वगैरह एक्सप्लोजिव का ना ही सेल कर सकता था, ना ही ट्रांसपोर्ट या इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह कर सकता था। फिर भी अगर उसने कॉन्ट्रीवेंशन किया, या फिर उसने क्या करा कि सेल किया, डिलीवर किया, डिस्पैच किया किसी भी एक्सप्लोसिव को, जो कि कॉन्ट्रवेंशन है क्लॉज बी का, मतलब किसी भी पर्सन को उसने ऐसे को भेज दिया, मतलब ऐसे पर्सन के पास उसने बेच दिया, डिलीवर कर दिया, डिस्पैच कर दिया, हमने देखा था ना क्लॉज बी में भी पर्सन कुछ प्रोहिबिटेड थे कि इन पर्सन को वो चीज नहीं दी जाएगी, तो उसको कितनी पनिशमेंट होगी दोनों में, मतलब क्लॉज ए का काम किया मतलब उसने खुद वगैरह यहाँ पे मैन्युफैक्चर वगैरह कर लिया जिसको यहाँ पे मना किया गया था, और बी में या तो किसी ऐसे पर्सन को दे दिया जिसको यहाँ पे जिसके ऊपर यहाँ पे प्रोहिबिशन लगाया गया था कि उस पर्सन को नहीं दिया जाएगा, तो उसकी पनिशमेंट क्या मिलेगी, तो इम्प्रिजनमेंट होगा जो कि 3 ईयर्स तक एक्सटेंड कर सकता है, और साथ ही साथ फाइन, और दोनों मतलब दोनों चीजें लगेगी। इम्प्रिजनमेंट लगेगा जो कि 3 ईयर्स तक का होगा, और विद फाइन और विद बोथ, मतलब या तो इम्प्रिजनमेंट होगा 3 ईयर्स का, या फाइन, या दोनों भी हो सकते हैं। अब अगर किसी ने कॉन्ट्रीवेंशन किया सेक्शन 8 का, सेक्शन 8 में क्या था कि उसको इन्फॉर्मेशन देना थी एक्सीडेंट वगैरह के बारे में, और वो फेल्स टू गिव हो गया नोटिस वगैरह किसी एक्सीडेंट का, तो उसको पनिशमेंट कितनी होगी, तो बस फाइन जो कि एक्सटेंड हो सकता है 500 रुपीज तक। और मतलब अगर उसने नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दी, मतलब सिर्फ कहीं पे आग वगैरह लगी थी या कुछ हादसा हुआ था लेकिन नॉर्मली, मतलब तो सिर्फ उसको 500 रुपीज लगेंगे जिसने वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी एक्सीडेंट्स की सेक्शन 8 में। और अगर यहाँ पे कोई एक्सीडेंट ऐसा हुआ था जिसमें यहाँ पे लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ हुआ था, तो उसको फिर इम्प्रिजनमेंट भी दिया जाएगा, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 3 ईयर्स तक का, और या तो फाइन या दोनों भी, मतलब या तो 3 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट या फाइन या दोनों एक साथ। अब सेक्शन नंबर 9C है ऑफेंसेस बाय कंपनीज। तो जब भी ऑफेंसेस यहाँ पे कमिट की जाती है इस एक्ट में किसी कंपनी के द्वारा, तो जो भी पर्सन उस टाइम पे जब भी ऑफेंस हुआ, और मतलब ऑफेंस जब भी कमिट हुआ, इंचार्ज थे, रिस्पॉन्सिबल थे कंपनी के कंडक्ट में, बिजनेस वगैरह कंपनी के, मतलब जो भी पर्सन कंपनी के लिए वर्क कर रहे थे, तो क्या बोल सकते हैं, मतलब मतलब ये सेक्शन हमने हमेशा ही पढ़ा हुआ है कि जब भी क्या होता है कि कोई ऑफेंसेस ऐसा है जो किसी कंपनी के द्वारा किया गया है, जो भी पर्सन थे एट द टाइम जब भी यहाँ पे वो ऑफेंस कमिट हुआ है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, मतलब जो भी पर्सन यहाँ पे कंपनी के कंडक्ट और बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, एज वेल एज कंपनी, और कंपनी भी साथ ही साथ यहाँ पे डीम टू बी गिल्टी मानी जाएगी उस ऑफेंस के लिए, और उसको यहाँ पे प्रोसीड किया जाएगा अगेंस्ट, एंड उसके अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट दी जाएगी। फिर लेकिन प्रोवाइड दैट में लिखा हुआ है कि सब सेक्शन 1 में कुछ भी ऐसा अफेक्ट नहीं करेगा, जो पर्सन यहाँ पे मतलब मैं फिर से पढ़ देता हूँ, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन इन सब सेक्शन शैल रेंडर एनी पर्सन लाइबल, किसी पर्सन को लाइबल नहीं बनाया जाएगा, punishment under this act if he proves that he offense was committed without his knowledge। वही सिंपल सी बात है कि अगर कोई पर्सन है प्रूव कर देगा कंपनी का कि जो भी पर्सन है जिसके ऊपर यहाँ पे जिसको चार्ज किया जा रहा है, वो अगर प्रूव कर देता है कि उसके विदाउट उसके नॉलेज में, विदाउट उसके कंसेंट की किया गया, और उसने अपनी सारी पावर्स एक्सरसाइज की गई थी, ड्यू मतलब ड्यू एक्सरसाइज किया था सारी ड्यू डिलिजेंस का, कि वो ऑफेंस को प्रिवेंट कर सके होने से, तो वो यहाँ पे लाइबल नहीं होगा। फिर लिखा हो नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1, तो जब भी सबसेक्शन 1 में कुछ भी लिखा हो उसका फर्क नहीं पड़ेगा, जब भी ऑफेंस कमिट किया गया है किसी कंपनी के द्वारा और प्रूव कर दिया, और ये प्रूव हो गया कि जो कमिट
जो ऑफेंस है वो कमिट हुआ है यहाँ पे विद द कंसेंट एंड कनाइवेंस ऑफ एट्रीब्यूटेबल, मतलब जो भी कंसेंट या कनाइवेंस के साथ ही साथ हुआ है, जो भी निगलेक्ट वगैरह किसी डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, तो जो डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, अदर ऑफिसर कंपनी है, उनको भी यहाँ पे डीम गिल्टी मान लिया जाएगा ऑफेंस के लिए, और वो भी यहाँ पे प्रोसीड किए जाएंगे अगेंस्ट, और उसके अकॉर्डिंग वो पनिश किए जाएंगे। फिर एक्सप्लेनेशन में लिखा है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, कंपनी का मतलब होगा किसी भी बॉडी, मतलब कोई भी बॉडी, कारपोरेट इसमें इंक्लूड होता है, कोई भी फर्म या अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल वगैरह, और डायरेक्टर, तो डायरेक्टर अगर हम किसी फर्म की बात करें तो मीन्स पार्टनर ऑफ फर्म को यहाँ पे डायरेक्टर माना जाता है। फिर सेक्शन 10 है फोर फीचर ऑफ एक्सप्लोसिव। तो जब भी कोई पर्सन यहाँ पे कन्विक्ट किया जाता है किसी भी ऑफेंस का इस एक्ट में, जो भी रूल्स वगैरह यहाँ पे बनाए गए हैं इस एक्ट में, मतलब इस एक्ट की कुछ भी मतलब कोई भी पर्सन यहाँ पे कन्विक्ट होता है ऑफेंस जो भी पनिशेबल है इस एक्ट में, या कोई रूल्स जो बनाए गए हैं इस एक्ट में, तो जो भी कोर्ट है जिसने इस पर्सन को कन्विक्ट किया, वो डायरेक्ट कर सकते हैं कि जो एक्सप्लोसिव और जो इंग्रेडिएंट हैं उस एक्सप्लोसिव के, और कोई भी सब्सटेंस होगा अगर एनी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, जिसके रिस्पेक्ट में कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, और एनी पार्ट ऑफ दैट एक्सप्लोसिव, और उस एक्सप्लोसिव का कोई पार्ट, इंग्रेडिएंट और सब्सटेंस, शैल विद दिस सेप्टिकल्स कंटेनिंग द सेम बी फॉरफिटेड, तो उनको फॉरफिट माना जाएगा, मतलब उनको ही फॉरफीचर कर लिया जाएगा। मतलब क्या होता है कि किसी पर्सन को यहाँ पे कन्विक्ट किया गया कोई ऑफेंसिव एक्ट में, या कोई रूल जो यहाँ से एक्ट में बनाया गया था, और जो कोर्ट उसको कन्विक्ट कर रही है, वो यहाँ पे कन्विक्ट करने के पहले क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं कि जो भी एक्सप्लोसिव या इंग्रेडिएंट्स जो है एक्सप्लोसिव की या कुछ सब्सटेंस है जिसके रिस्पेक्ट में ऑफेंस वगैरह कमिट किया गया, और उसका कुछ पार्ट या वो पूरा ही, मतलब जिसने वो, मतलब जिसके द्वारा वो चीज की गई, और एनी पार्ट, या तो मतलब उसका कुछ पार्ट, जो भी एक्सप्लोसिव का पार्ट है, इंग्रेडिएंट या सब्सटेंस का, और साथ ही साथ जो रिसेप्टेकल्स हैं जिनमें जिनमें वो मतलब स्टोर करके रखा गया था, वो क्या कर लिए जाएंगे, फॉरफिट कर लिए जाएंगे, जब्त कर लिए जाएंगे। फिर सेक्शन नंबर 11 है डिस्ट्रेस ऑफ एयरक्राफ्ट और वेसल। तो जब भी क्या होता है कि ओनर और मास्टर है किसी एयरक्राफ्ट के और वेसल के, वो एडजस्ट कर दिए गए, मतलब एडजुडिकेट कर दिए गए इस एक्ट में, मतलब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई या प्रोसीडिंग की गई, टू पे फाइन, की उनको फाइन पे करना है, जो भी ऑफेंस उनके द्वारा किया गया है किसी एयरक्राफ्ट वेसल के द्वारा। तो जो कोर्ट है वो इन एडिशन टू एनी पावर, तो कोर्ट के पास क्या है, जो पावर कोर्ट के पास रहती है उसके एडिशन में उसके पास पावर होगी फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लीटिंग पेमेंट ऑफ फाइन, की वो फाइन जल्दी जल्दी पे करे, मतलब फाइन पे कराने के लिए वो डायरेक्ट कर सकते हैं कि जो फाइन है वो लिवाई किया जाएगा बाय डिस्ट्रेस एंड सेल ऑफ। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो मतलब सीधी सी बात है, मैं फिर से बताता हूँ कि जब भी किसी ओनर और मास्टर जो है किसी एयरक्राफ्ट या वेसल के, उनको यहाँ पे अगर फाइन वगैरह पे करना है, उन्होंने कोई ऑफेंस किया है, तो जो एयरक्राफ्ट और वेसल के रिलेशन में है, तो कोर्ट क्या कर सकती है, उसको बाकी पावर्स रहती है, उनके एडिशन में एक और पावर रहेगी कि वो कंपील करने के लिए उस पेमेंट ऑफ फाइन को वो डायरेक्ट कर सकती है कि ये जो फाइन है वो लिवाई किया जाए डिस्ट्रेस और सेल करके, क्या वो एयरक्राफ्ट या उसका फर्नीचर, मतलब जो एयरक्राफ्ट है या उसका फर्नीचर जो है, और सो मच ऑफ फर्नीचर, जो भी उनका फर्नीचर है, या फिर जो वेसल एंड द टैकल एपरल एंड फर्नीचर, या फिर कोई वेसल की बात हो रही तो वेसल या फिर उसका टैकल या एपरल एंड फर्नीचर जो भी है उस वेसल का, और सो मच ऑफ टैकल, या फिर उसका कुछ मतलब जितना उनको लगता है जो उस तरीके का, मतलब जितना उतने अमाउंट का टैकल एपरल या फर्नीचर देयर ऑफ जो कि उनको नेसेसरी लगता है कि पेमेंट ऑफ फाइन करने के लिए यूज, मतलब सेल करना पड़ेगा, तो कर सकती है। फिर सेक्शन नंबर 12 है यहाँ पे अवेटमेंट एंड अटेम्प्ट। तो जब भी कोई पर्सन यहाँ पे या तो अवेट करता है, जो कि आईपीसी में सेम मीनिंग होगा जो कि आईपीसी में दिया रहता है अवेटमेंट का, या फिर कोई कमीशन करता है किसी ऑफेंस का इस एक्ट में, और रूल जो भी बनाए गए हैं इस एक्ट में, या फिर अटेम्प्ट करता है कमिट करने के लिए।
जो भी ऑफेंस दिए गए हैं, मतलब सिंपल सी बात है यहाँ पे। सबसे पहले या तो कोई भी पर्सन अवेट करता है, अवेट का मतलब वही जो आईपीसी में दिया हुआ है अवेटमेंट का, कि वो अवेट कर रहा है कोई भी ऑफेंस जो भी इस एक्ट में हो सकता है, या रूल्स जो भी बनाए गए हैं इस एक्ट में उनके थ्रू। या फिर कोई अटेम्प्ट करता है, मतलब अटेम्प्ट टू कमिट करता है कोई ऑफेंस करने का। कोई भी ऑफेंस इन सच अटेम्प्ट, मतलब वो जो भी कोई भी ऐसा ऑफेंस जो भी इसने दिया हुआ है, और या तो वो कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है, डज टुवर्ड द कमीशन ऑफ द सेम, कुछ उसको करने के लिए कुछ कोशिश करता है, प्रयास करता है, तो उसको क्या पनिशमेंट दी जाएगी? शैल बी पनिश एज इफ ही हैड कमिटेड द ऑफेंस। तो मतलब सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ टेक्निकल सेक्शन नहीं। कोई पर्सन अगर या तो कोई ऑफेंस को अवेट कर रहा है जो कि इस एक्ट या इस एक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग है, या अटेम्प्ट टू कमिट करने की कोशिश कर रहा है कोई भी एक्ट में जो ऑफेंस दिए गए हैं, रूल्स जो रूल्स में कोई ऑफेंस बताए गए हैं उनके अगेंस्ट, तो उसको वही तरीके की पनिशमेंट दी जाएगी जो उस ऑफेंस करने पे मिलती है। सिंपल सी बात है। तो उसको उसी तरीके की पनिशमेंट दी जाएगी जैसे उसी ने वो ऑफेंस किया हो। तो सेक्शन नंबर 30 है पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट पर्सन कमिटिंग डेंजरस ऑफेंस। तो कोई पर्सन है जिसने यहाँ पे कमिट किया है कोई भी ऑफेंस जो भी पनिशेबल है इस एक्ट में, रूल्स जो भी बनाए गए हैं इस एक्ट में, और जिससे यहाँ पे which tend to cause explosion or fire, or is about any place where the explosive is manufactured, stored, और इन एनी रेलवे और पोर्ट और एनी कैरिज। तो कोई पर्सन है यहाँ पे जिसको यहाँ पे पाया गया कि वो कमिट कर रहा है कोई ऐसा एक्ट जो कि पनिशेबल है इस एक्ट में या रूल्स के अकॉर्डिंग, या फिर वो किसी तरीके का कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे यहाँ पे एक एप्रीहेंशन है कि कुछ एक्सप्लोजन हो सकता है या कुछ आग लग सकती है, या फिर हो सकता है, मतलब या तो हुआ है या अबाउट है, मतलब अभी होने की संभावना है मतलब। और एनी पर्सन वेयर द एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चर, और कोई पर्सन है जहाँ पे एक्सप्लोसिव वगैरह मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं। या रेलवे या पोर्ट या कैरेज जो भी है। तो और वहां पे यहाँ पे एप्रीहेंशन है विदाउट, मतलब यहाँ पे एप्रीहेंशन है कि उस जगह पे जो एयरक्राफ्ट वेसल वगैरह हो वहां पे कुछ आग वगैरह लग सकती है। मतलब सिंपल सी बात है, मैं फिर से आपको बताता हूँ। सेक्शन नंबर 13 ये बात कर रहा है कि कोई पर्सन यहाँ पे या तो कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है इस एक्ट में जो रूल्स बनाए गए हैं उनके अंडर में, या फिर क्या कर रहा है वो किसी तरीके की ऐसी चीज कर रहा है या करने वाला है जिससे कहीं भी आग लग सकती है। कहाँ पे? या तो जहाँ पे वो एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं, या रेलवे या पोर्ट में, या फिर जहाँ पे कैरेज ऑफ एयरक्राफ्ट या वेसल है। तो उसको एप्रीहेंड किया जा सकता है, मतलब उसको पकड़ा जा सकता है बिना वारंट के। किसके द्वारा? या तो पुलिस ऑफिसर के द्वारा, या फिर जो ऑक्यूपायर है वो भी कर सकता है, या ऑक्यूपायर का कोई एजेंट या सर्वेंट है, या कोई अदर पर्सन जो कि ऑथराइज किया गया है ऑक्यूपायर के द्वारा उस प्लेस में। या फिर वो वहां पे एजेंट, सर्वेंट या अदर पर्सन जो भी ऑथराइज किए गए हैं रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, या फिर जो कंजर्वेटर ऑफ पोर्ट होता है, और कोई पर्सन इन चार्ज ऑफ एयरपोर्ट होगा, तो वो रिमूव कर दिया जाएगा। वो मतलब यहाँ पे वो यहाँ पे क्या कर सकता है? अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट, और रिमूव कर देगा उस पर्सन को उस प्लेस से, और वेयर ही इज अरेस्टेड एंड कन्वेड एज सून एज कन्वीनियंटली मे बी बिफोर अ मैजिस्ट्रेट। और उसको अरेस्ट करके क्या कर दिया जाएगा? उसको अरेस्ट करके वहां से रिमूव कर दिया जाएगा, और अरेस्ट करके उसको कन्वे कर दिया जाएगा कन्वीनियंटली मैजिस्ट्रेट के पास। सिंपल सी बात है। एक मिनट, हाँ। फिर सेक्शन नंबर 14 है सेविंग्स एंड पावर टू एग्जाम। तो नथिंग इन दिस सेक्शन एक्सेप्ट नथिंग इन दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट में छोड़ के, और सेक्शन 8, 9 और 9A को छोड़ के, मतलब सेक्शन 8 था नोटिस ऑफ एक्सीडेंट, इन और 9 था इंक्वायरी इनटू एक्सीडेंट्स, और 9A था इंक्वायरी इनटू मोर सीरियस एक्सीडेंट्स। तो सबसे पहले नोटिस का एक्सीडेंट देने का जो बताया था यहाँ पे, और कि किस तरीके से नोटिस दिया जाएगा एक्सीडेंट हुआ, फिर इंक्वायरी किस तरीके से की जाएगी एक्सीडेंट्स की। 9A था कि अगर सीरियस एक्सीडेंट हुए तो उनकी किस तरीके से इंक्वायरी की जाएगी। उनको छोड़ के, मतलब नथिंग इन दिस एक्ट, केवल इन चीजों को छोड़ के, शैल अप्लाई टू मैन्युफैक्चर, पोजेशन, यूज, ट्रांसपोर्ट और इम्पोर्टेशन ऑफ एनी एक्सप्लोसिव।
तो मतलब इन चीजों को छोड़ के, मतलब ये तीन जो सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तो हर उसमें एप्लीकेबल होंगे। बाकी कुछ भी एक्ट में लिखा हुआ है वो इन सब चीजों पे एप्लीकेबल नहीं होगा। किन किन चीजों पे एप्लीकेबल नहीं होगा, जो अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पाएगा एनी ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन, मतलब कोई भी आर्म फोर्सेस ऑफ यूनियन वगैरह जो है वो कुछ कर रही हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कर रही हैं, अदर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सच फोर्सेस, या उन फोर्सेस की कुछ अदर जो एस्टेब्लिश मतलब अदर एस्टेब्लिशमेंट है उन्हीं फोर्सेस की, वो कुछ काम कर रही है इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स और रेगुलेशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं, तो उनके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। सिंपल सी बात है, केवल 8, 9 और 9A को छोड़ के। और जो अदर पर्सन है एम्प्लॉयड है अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, मतलब कोई अदर पर्सन जो है, एनी अदर पर्सन जो कि एम्प्लॉयड है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, जो कि एग्जीक्यूशन ऑफ इन द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर जो एग्जीक्यूशन वगैरह में है। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है यहाँ पे, नोटिफिकेशन इशू करके ऑफिशियल गैजेट में एग्जम्प्ट किया गया है। एग्जम्प्ट किया है मतलब या तो एब्सोल्युटली या सब्जेक्ट टू सच कंडीशन, कुछ कंडीशंस वगैरह इम्पोज करके किसी भी एक्सप्लोजिव और एनी पर्सन के लिए या क्लास ऑफ पर्सन के लिए, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू करके या तो एग्जाम किया है एब्सोल्युटली, या तो कुछ कंडीशंस वगैरह इम्पोज करके किसी भी एक्सप्लोजिव को किसी भी पर्सन या किसी भी क्लास ऑफ पर्सन के लिए, या फिर ऑल और एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, या तो इस एक्ट के सारे प्रोविजंस या इस एक्ट के कुछ प्रोविजंस के लिए, तो उनके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके बाद है सेक्शन नंबर 15। सेक्शन नंबर 15 है सेविंग्स ऑफ आर्म्स एक्ट। तो आर्म्स एक्ट भी हमारे सिलेबस में है, इसका बहुत तो आर्म्स एक्ट को याद रखिएगा कि ये जो एक्ट है आर्म्स एक्ट को सेव करके रखा है, मतलब आर्म्स एक्ट को अफेक्ट नहीं करता है। तो उसमें लिखा है नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ आर्म्स एक्ट 1959। फिर प्रोवाइड दैट में लिखा हुआ है जो भी अथॉरिटी यहाँ पे ग्रांट कर रही है लाइसेंस इस एक्ट में, मैन्युफैक्चर पोजेशन सेल ट्रांसपोर्ट इंपोर्टेशन वगैरह के लिए एक्सप्लोसिव का empowered in this behalf by the rules made there under, जिसमें लाइसेंस वगैरह ग्रांट किया गया है, तो डायरेक्ट दैट ऑर्डर रिटर्न ऑन द लाइसेंस दैट इट शैल बी द इफेक्ट लाइक लाइसेंस ग्रांटेड इन द आर्म्स एक्ट। मतलब क्या हुआ है, सिंपल सी बात है, मैं समझाता हूँ कि कोई भी अथॉरिटी है जिसके पास यहाँ पे पावर है कि वो लाइसेंस वगैरह ग्रांट कर सकती है इस एक्ट में, मैन्युफैक्चर पोजेशन सेल ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह करने के लिए, तो वो एम्पावर कर सकती हैं इन दिस बिहाफ, मतलब इस बिहाफ में अगर वो एम्पावर हैं कि वो लाइसेंस ग्रांट कर सकती हैं, तो वो डायरेक्ट कर सकती है अपने ऑर्डर को राइटिंग में करके कि जो भी लाइसेंस वो इशू कर रहे हैं, मतलब जो लाइसेंस वो इशू कर सकते हैं अगर उनको ऐसी पावर है, तो वो अपने लाइसेंस में ये राइटिंग में लिख के ये भी डिक्लेयर कर सकती हैं कि अगर उन्होंने कोई लाइसेंस दिया गया है, उनके द्वारा कोई भी लाइसेंस यहाँ पे ग्रांट किया गया है, तो उसका सेम इफेक्ट होगा जैसा कि आर्म्स एक्ट में कोई लाइसेंस दिया जाता है। मतलब कैसा होता है कि बहुत सारी चीजों का लाइसेंस आर्म्स एक्ट में मिलता है। अब किसी पर्सन ने ऐसा लाइसेंस ले लिया इस एक्ट में, और इस एक्ट में जिस पर्सन के या जिस अथॉरिटी से उसने लाइसेंस लिया उनको पावर था कि वो लाइसेंस दे सकते हैं, तो उनका दिया हुआ लाइसेंस भी उसी तरीके से इफेक्ट होगा जैसे कि आर्म्स एक्ट में लाइसेंस दिया गया हो। फिर सेक्शन नंबर 16 है सेविंग एज टू लाइबिलिटी अंडर अदर लॉ। तो नथिंग इन दिस एक्ट और एनी रूल मेड देयर made under this act shall prevent a person from being prosecuted in any other law, act or omission constitute an offence against this act or those rules from being liable under other law or any other higher punishment or penalties that been provided by this act or those rules। मतलब क्या है, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे किसी भी तरीके से किसी पर्सन को यहाँ पे प्रिवेंट नहीं किया जाएगा, मतलब किसी अदर लॉ में भी, मतलब क्या है, मैं फिर से बताता हूँ यहाँ पे आपको, सिंपल सी बात है कि अगर किसी अदर लॉ में हायर पनिशमेंट भी दी जाती है या कोई अदर लॉ भी टाइम बीइंग इन फोर्स में एप्लीकेबल है, तो अगर किसी पर्सन को यहाँ पे प्रोसिक्यूट किया जा रहा है तो उसको वहां पे उस एक्ट की पनिशमेंट से नहीं बचा पाएंगे, मतलब उस एक्ट में भी पनिशमेंट उसको मिल सकती है। अगर उस एक्ट में भी हायर पनिशमेंट दी जा सकती है तो उस एक्ट की पनिशमेंट भी उसको दी जा सकती है, उसको किसी भी तरीके से सेव नहीं किया जाएगा किसी अदर एक्ट से। लेकिन किसी भी पर्सन को यहाँ पे ट्वाइस पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। मतलब क्या रहता है कि यहाँ पे अगर किसी पर्सन को इस एक्ट में प्रोसिक्यूट किया जा रहा है और अगर इसका कोई अदर लॉ जो टाइमिंग फोर्स में एप्लीकेबल है,
उसमें भी पनिशमेंट दी जा सकती है, उसमें हायर पनिशमेंट दी जा सकती है। तो उसके लिए उसको पनिशमेंट दी जा सकती है, उसको यहाँ पे बचाएंगे नहीं, मतलब उसको वो पनिशमेंट भी दी जा सकेगी। लेकिन क्या होगा कि किसी भी हालात में उस पर्सन को यहाँ पे ट्वाइस नहीं पनिशमेंट दी जा सकती, मतलब दो बार नहीं पनिश किया जाएगा सेम ऑफेंस के लिए। मतलब कि इस एक्ट में भी पनिशमेंट दे दे और उस एक्ट में पनिशमेंट दे दे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर उस एक्ट में ज्यादा पनिशमेंट उसको मिलती है तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग उसको ज्यादा पनिशमेंट भी दी जा सकती है। फिर सेक्शन नंबर 17 है एक्सटेंशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ एक्सप्लोजिव टू अदर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस। तो जो एक्सप्लोसिव की डेफिनेशन है उसको अदर एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस के लिए भी यहाँ पे एक्सटेंड किया जा सकता है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टाइम टू टाइम यहाँ पे नोटिफिकेशन इशू करके ऑफिशियल गैजेट में डिक्लेयर कर सकती है कुछ सब्सटेंसेस जो कि उनको अपीयर लगते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये डेंजरस है किसी भी लाइफ और प्रॉपर्टी के लिए। तो वो रीजन या तो आइदर एक्सप्लोसिव प्रॉपर्टी है उनकी, या फिर जो प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर है, देयरफॉर बीइंग लायबल टू एक्सप्लोजन, और मतलब देयर ऑफ बीइंग वो, और फिर उस तरीके से फिर वो उसको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे कि वो एक एक्सप्लोसिव वगैरह है। एंड शायद डीम टू बी एन एक्सप्लोसिव, तो उनको एक्सप्लोसिव भी समझा जाएगा विद इन द मीनिंग ऑफ दिस एक्ट। जो एक्ट में एक्सप्लोसिव के बारे में बताया गया वैसे ही उनको समझा जाएगा, और जो भी एक्ट के प्रोविजन है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। और मतलब जो इस एक्ट के प्रोविजंस हैं उन चीजों पे भी एप्लीकेबल हो जाएंगे जिनके अकॉर्डिंग, चलो जिनको यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सप्लोजिव डिक्लेयर कर दिया नोटिफिकेशन इशू करके। और सब्जेक्ट टू सच एक्सेप्शन, उन एक्सेप्शन लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शन वगैरह के अकॉर्डिंग, जैसा कि नोटिफिकेशन बताया गया हो। और शैल अकॉर्डिंगली एक्सटेंड इन दैट सब्सटेंस, और उस तरीके से वो उसी सब्सटेंस वगैरह में एक्सटेंड हो जाएंगे लाइक मैनर में, और वो इंक्लूड किए जाएंगे डेफिनेशन ऑफ एक्सप्लोजिव में। मतलब जैसे कि इस एक्ट में एक्सप्लोजिव की डेफिनेशन दी गई है उसी तरीके से उसमें वो चीजें भी इंक्लूड हो जाएंगी, मतलब सीधी सी बात है, ऐसा बताना चाहते हैं। फिर सेक्शन नंबर 17 ए है पावर टू डेलीगेट। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन इशू करके ऑफिशियल गैजेट में डायरेक्ट कर सकते हैं कि जो भी पावर एंड फंक्शन है, जो भी एक्सरसाइज किए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं इस एक्ट में, अदर देन जो कि सेक्शन नंबर 5, 6, 6A, 14 एंड 17 को छोड़ के। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो अपने नोटिफिकेशन इशू करके ऑफिशियल गैजेट में अपने पावर ऑफ फंक्शन को, जो भी वो एक्सरसाइज करती है, जो परफॉर्म किए जाते हैं उनके द्वारा, उनको इस एक्ट में डेलीगेट कर सकती है। लेकिन इन चीजों को छोड़ के 5, 6, 6A, 14 और 17, मतलब इन चीजों को छोड़ के, पावर टू मेक रूल्स फॉर एज टू लाइसेंसिंग, इनको छोड़ के पावर फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रोहिबिट कर देती है यहाँ पे किसी किसी एक्सप्लोजिव को। और यहाँ पे ऐसे ही किसी यंग पर्सन या सर्टेन पर्सन को वो प्रोहिबिट करती थी कि ये लोग यहाँ पे एक्सप्लोसिव वगैरह को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। और यहाँ पे 14 द सेविंग्स एंड पावर्स टू एग्जाम वगैरह करने का, कि किसी पर्सन को या किसी क्लास ऑफ पर्सन को एग्जाम कर दिया जाता था इस एक्ट की प्रोविजंस का। या 17 में जो उनकी पावर है यहाँ पे एक्सटेंशन करने की डेफिनेशन ऑफ एक्सप्लोजिव को, इनको छोड़ के वो यहाँ पे किसी पावर को डेलीगेट कर सकते हैं किसी मैटर से रिलेटेड, और कुछ कंडीशन के साथ जो भी स्पेसिफाई करेंगे वो नोटिस में। और वो एक्सरसाइज करने का परफॉर्म की जा सकती है उन ऑफिसर्स को, उन अथॉरिटी को जो कि सबऑर्डिनेट है सेंट्रल गवर्नमेंट की, मतलब उन ऑफिसर, उन अथॉरिटी के द्वारा एक्सरसाइज की जा सकती है जो कि सबऑर्डिनेट है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और सच स्टेट गवर्नमेंट और सच ऑफिसर और अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू स्टेट गवर्नमेंट। तो ये वाली पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पहले या तो अपने ऑफिसर्स या अथॉरिटी जो भी उनके सबऑर्डिनेट है उनको डेलीगेट कर सकती है, या स्टेट गवर्नमेंट के अथॉरिटी, मतलब या तो स्टेट गवर्नमेंट या उनके ऑफिसर या उनके जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी है उनको डेलीगेट कर सकती है पावर्स। केवल इन पावर्स को छोड़ के, जो मैंने यहाँ पे आपको ये चार सेक्शंस बताए ना, पांच सेक्शंस, उनको छोड़ के सारी पावर्स यहाँ पे डेलीगेट भी कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर सेक्शन नंबर 18 है प्रोसीजर फॉर मेकिंग पब्लिकेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ रूल। तो जो भी अथॉरिटी यहाँ पे रूल्स बनाती है इस एक्ट में, वो रूल्स को बनाने से पहले पब्लिश करेगी एक ड्राफ्ट प्रपोज रूल्स का, और इंफॉर्मेशन देगी उन पर्सन्स को जो कि अफेक्ट हो सकते हैं एक्ट, मतलब उस इंफॉर्मेशन से जो पर्सन यहाँ पे अफेक्ट हो सकते हैं।
और जो भी पब्लिकेशन यहाँ पे की जाएगी उस मैनर में की जाएगी, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे फ्रॉम टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट में प्रिस्क्राइब करेगी, तो उसी तरीके से यहाँ पे पब्लिकेशन की जाएगी, जैसा कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में इशू करके पब्लिश करेगी। और साथ ही साथ क्या है कि यहाँ पे जो देयर शैल बी पब्लिश्ड विद अ ड्राफ्ट अ नोटिस स्पेसिफाइंग अ डेट, और जो भी यहाँ पे पब्लिश किया जा रहा है उसके साथ साथ एक ड्राफ्ट भी होगा जिसमें एक डेट बताई जाएगी, एट और आफ्टर विच द ड्राफ्ट विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, कि जो यहाँ पे ड्राफ्ट वगैरह है उसको किस दिन से या किस दिन के बाद से, मतलब किस डेट के बाद से यहाँ पे उसको कंसिडरेशन में लिया जाएगा, जो ड्राफ्ट वगैरह यहाँ पे प्रपोज है उसके लिए पर कंसिडरेशन वगैरह कब से स्टार्ट होगी वो भी बताया जाएगा डेट अलग से। फिर जो अथॉरिटी है, द अथॉरिटी मेकिंग द रूल्स शैल रिसीव एंड कंसीडर एनी ऑब्जेक्शन, तो जो भी अथॉरिटी यहाँ पे रूल्स बना रही है वो यहाँ पे रिसीव करेगी, कंसीडर करेगी जो भी ऑब्जेक्शन या सजेशन यहाँ पे किसी पर्सन के द्वारा किए गए हैं उस ड्राफ्ट से रिलेटेड, बिफोर द डेट सो स्पेसिफाइड, जो डेट बताई गई है उसके पहले, मतलब जिस डेट से वो एप्लीकेबल होने वाले हैं उस डेट से पहले जितने भी ऑब्जेक्शन या सजेशन वगैरह किसी पर्सन के द्वारा किए जाएंगे तो उनको यहाँ पे रिसीव किया जाएगा। और जो भी रूल यहाँ पे बनाए जाते हैं यहाँ पे इस एक्ट में वो तब तक इफेक्ट में नहीं आएंगे जब तक कि पब्लिश नहीं कर दिया जाते ऑफिशियल गैजेट में। और जो भी पब्लिकेशन होगी यहाँ पे ऑफिशियल गैजेट में उनको यहाँ पे क्या माना जाएगा, कंक्लूसिव एविडेंस माना जाएगा कि जो भी रूल्स बनाए गए हैं वो ड्यूली मेड किए गए हैं, मतलब सही तरीके से बनाए गए हैं। और अगर उनको सेक्शन सेंशन रिक्वायर था, मतलब कुछ परमिशन रिक्वायर थी पहले से, तो परमिशन भी सैंक्शन कर दी गई है ऐसा माना जाएगा। जिस दिन वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होंगे तब से ये माना जाएगा, मतलब जिस दिन पब्लिकेशन अगर उसकी हो गई ऑफिशियल गैजेट में तो पब्लिकेशन को कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा कि वो ड्यूली बनाए गए हैं वो सारे लॉज रूल्स वगैरह जो बनाए गए हैं, और सैंक्शन अगर उसकी जरूरी थी तो सैंक्शन भी ली गई है। और जो भी पावर्स यहाँ पे कन्फर की गई है टाइम टू टाइम, मतलब all the powers to make rules conferred by this act may be exercised from time to time as occasion required, तो जो भी यहाँ पे पावर वगैरह है रूल वगैरह बनाने की इस एक्ट में की गई दी गई है वो एक्सरसाइज की जाएंगी टाइम टू टाइम, जब भी ओकेजन जब भी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, मतलब उस हिसाब से उनका पावर्स का यूज किया जाएगा रूल वगैरह बनाने की पावर्स का। फिर जो भी यहाँ पे रूल वगैरह बनाए जाते हैं वो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास रखे जाते हैं, आपको पता ही है 30 डेज का हम हर एक्ट में पढ़ते आए हैं। अगर एक या एक से ज्यादा सक्सेसिव सेशंस में, और अगर वो 30 डेज के पहले अगर कोई हाउस डिसॉल्व हो जाता है तो टू से ज्यादा सक्सेसिव सेशन, मतलब कोई हाउस का लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है, राज्यसभा तो डिसॉल्व होती नहीं है, तो लोकसभा अगर डिसॉल्व हो गई तो टू और मोर सक्सेसिव सेशंस के ऊपर रखा जाता है। और जिस तरीके से दोनों हाउस जिस तरीके से जिस मॉडिफिकेशन के साथ जिस तरीके से जैसे वो एग्री होंगे वैसे ही वो रूल्स वगैरह बनाए जाएंगे, और जो भी रूल्स वगैरह बना दिए गए वो किसी भी तरीके से प्रोड्यूस नहीं करेंगे वैलिडिटी जो पहले से कुछ भी एक्ट यहाँ पे हो चुका है, मतलब जो भी कुछ चीजें पहले से की गई हैं सेट में प्रीवियसली डन है उनको इफेक्ट नहीं करा जाएगा, जो भी रूल्स वगैरह यहाँ पे बना दिए गए उनके द्वारा। ओके, सो आज हमारा ये वाला एक्ट भी कंप्लीट हो गया।